Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the EGPS live online YouTube channel. So today I am Nissar, class 8 science. The chapter that I am going to take over here is friction. तो आज हम फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों, ठीक है। तो फ्रिक्शन आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 12 है, 12th chapter. Okay, so what is basically the force of friction? The force of friction actually arises when some substance, when two substance get into contact with each other. जब दो substance आपस में, ठीक है, यानी कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन. उस टाइम पे एक फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होती है. तो फ्रिक्शन की वजह से व्हाट हैपेंस, a lot of heat is produced when the muscular energy of your hand is converted into heat energy. जैसे हम अपने हाथों में, तो what happen is that जो तो आपके जो हाथ का जो मस्क्यूलर एनर्जी है उसको हमने किसमें चेंज कर दिया, converted that into the heat energy. Okay, so हम उस फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हैं. we are doing some work against the force of friction. तो वो जो काम होते हैं वो एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, विच जो तो आपके हाथ, जिसकी वजह से आपके हाथ क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं. ठीक है बच्चों. तो उसके अलावा फोर्स इज फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एनी सरफेस. जो बॉडी के, जैसे हम चलते हैं, हमारे चलने की व्हेन वी वॉक द फ्रिक्शन डस नॉट अलाउ अस टू move without any hesitation, without any restrictions, without any obstacle. Okay, so this is the another concept of force of friction. The third concept that I'm going to talk about it over here is that friction always works in opposite from the direction the object is moving or trying to move. ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो जैसे हमें आगे, आई एम गोइंग फॉरवर्ड, द फ्रिक्शनल फोर्स इज अगेंस्ट माय डायरेक्शन ऑफ मोशन. जो मेरे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट होती है मेरे पैरों पे. ठीक है, जैसे मैं अपने हाथ को चला रहा हूं इस एयर में, एयर इज ए फ्लूइड. जैसे अपने मैं हाथ को चलाता हूं किसके अंदर, अपने हाथ को चलाता हूं, माय हैंड इन वाटर, तो मेरे हाथ को वाटर का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आगे जाने नहीं देते. दैट इज आल्सो ए फ्रिक्शन. ओके, तो इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी. इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी. इट ऑलवेज स्लोज द मूविंग ऑब्जेक्ट डाउन. जैसे गाड़ी जा रही है, जब हम ब्रेक लगाए, फोर्स अराइज बिटवीन द टायर्स एंड द सड़क, बिटवीन द टायर एंड द सड़क, व्हिच कम्स इनटू इफेक्ट, और उसकी वजह से भी फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होती है. ठीक है, तो These are all the examples of friction. जैसे वहां पे कोई बॉल है, क्रिकेट बॉल को मैं यहां से रोल करता हूं नीचे की तरफ, तो क्रिकेट बॉल आगे जाके रुकती है. Why it is so? Because the force of friction between the surface of the ball and the surface of the ground, okay, is not allowing the force, is not allowing the ball to move freely in the forward direction. Similarly, यहां पे आपको 3 एग्जाम्पल दे रखा है यहां पे. ठीक है, तो एक एग्जांपल में दे रखा है, जैसे मैं कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं बॉडी को इस तरफ, जैसे ब्लू आपके पास जो ब्लॉक है उसको मैं आगे धक्का दे रहा हूं. ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस सरफेस के ऊपर, जो ग्रीन सरफेस है उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, मोशन तो आगे जा रही है, मोशन आगे जा रही है, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसके अपोजिट में है. जैसे ये मोशन है, मोशन इस तरफ जा रहा है, ठीक है, मोशन इस तरफ हो रहा है, और मैं क्योंकि फोर्स इस तरफ लगा रहा हूं तो मोशन ऑब्वियसली इसी साइड पे होगा, तो उसके साथ साथ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में. तो सिमिलरली व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन के ऊपर कौन कौन से जो फैक्टर्स है जो फोर्स के ऊपर, जो फ्रिक्शन के ऊपर अफेक्ट करता है. फ्रिक्शन किसकी वजह से ज्यादा होती है, फ्रिक्शन किस चीज को फ्रिक्शन कम होगा, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो मेनली जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर. अगर मटेरियल का जो सरफेस है वो स्मूथ होगा, अगर मटेरियल का सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, ऑब्वियस सी बात है. अगर मटेरियल का जो सरफेस है वो रफ सरफेस होगा तो हम फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज्यादा होती है. ठीक है, तो एक तो ये हो गया सरफेस
अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन, अगर सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा. द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट. ठीक है, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो दूसरा हो गया उसके एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट. अगर जितना एरिया ज्यादा ओशन ज्यादा होगा. ठीक है, जैसे मेरा ये सरफेस हर जगह मतलब उसकी स्मूथनेस से ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, अगर मैं इसको लगा रहा हूं, ठीक है, इस एक ही अंगुली को अगर मैं अपने हथेली पे ऐसे चलाऊं तो उस टाइम पे फ्रिक्शनल फोर्स कम राइज होगा. अगर मैं उसकी सरफेस एरिया को बढ़ा दूं तो उस टाइम पे जो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होती है. ठीक है, और अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हार्ड करते हैं, जितना जो बॉडीज है उनकी जो सरफेसेस है वो हार्ड होंगे उतना फ्रिक्शनल फोर्स कम होंगे. जितना सॉफ्ट होंगे ना फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा. ठीक है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से होते हैं एक्चुअली, विच यू विल बी डिस्कसिंग इन हायर क्लासेस. ओके, तो यहां पे ये एग्जांपल दे रखा है मैंने. ठीक है, जैसे मैंने वहां पे जो स्लेज है, ठीक, मैं एक सिलेंडर को रोल कर रहा हूं. ऊपर हार्ड सरफेस है, नीचे जाके ये जो सरफेस है या रफ सरफेस या कोई सैंड पेपर में रखूं तो वहां पे जाके उसका जो स्पीड है वो कम होगा. सिमिलरली मैं इसी तरह क्या कर रहा हूं, नीचे सैंड पेपर की जगह कोई स्मूथ सरफेस लगा दो. ठीक है, या कोई सीमेंट वाला सरफेस अगर मैं ऐसे यहां से आएगा लेकिन उसके हिसाब से यहां तक नहीं पहुंच पाएगा. ठीक है, यहां पे देखिए. ठीक है, तो रफ सरफेस, जैसे हमारे पास ये बाइसाइकिल है, एक सड़क पे चला रहा है, दूसरा बाइसाइकिल किस पे चला रहा है, द अदर गाय इज रनिंग द बाइसाइकिल ऑन ए रफ सरफेस, दैट इज पार्ट और ऑन ए बीच. तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे जो उसको ज्यादा मुशक्कत करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू पैडल अ लॉट सो दैट इन ऑर्डर टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द सैंड. क्योंकि वहां पे क्या है आपका, वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द सरफेस ऑन द रोड, जहां पे ब्लैक मेट जहां पे तारकोल लगा हुआ है, जहां पे ब्लैक मेटलिंग की हुई है रोड की. तो एक ये होती है. तो ये एक एग्जांपल है स्मूथ और रफ सरफेस का. दूसरा मैंने बोला आपको, जो सैंड पेपर अगर हम यहां रखें तो रोलर कहां तक आ जाएगा, जो रोलिंग जो सिलेंडर है वो आगे तक नहीं. अगर सिमिलरली अगर मैं दूसरा सरफेस दो, सीमेंट वाला सरफेस जो हार्ड सरफेस है वो उसमें आगे तक चला जाता है. ठीक है, तो फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, व्हाट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, जैसे कोई भी स्मूथ सरफेस अगर हम देखें ऐसे ही, अगर तेल भी लगा हुआ क्यों ना हो या कोई स्मूथ सरफेस क्यों ना हो, उसके अंदर इंटरलॉकिंग, ठीक है, जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है वो इरेगुलर शेप के अंदर होती है. स्मूथ सरफेस अगर आइडियली देखें तो बहुत कम है, आइडियली बहुत है ही नहीं. ठीक है, हर कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो इरेगुलरिटीज की वजह से होती है, जो सरफेस अराइज होती है. अगर हम हमारी आंखों से वो स्मूथ सरफेस दिख रहा है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज होंगे. अगर जो हमारे आंखों से नेकेड आई से हम नहीं देख सकते उसके सरफेस को, तो उस टाइम पे इरेगुलरिटीज क्या होगा, इरेगुलरिटीज तो होगा लेकिन कम होगा एज कंपेयर टू द सीइंग थ्रू आवर नेकेड आईज. ओके, सो smooth surface have minimum irregularities between the two surface. obviously बात है, स्मूथ सर के बीच में दो स्मूथ सरफेस के बीच में irregularities कम होंगे लेकिन कम होंगे. आमतौर पे मॉलिक्यूलर लेवल की बात करते हैं, इसके ऊपर हम वी विल लुक इनटू द अप टू द मॉलिक्यूलर लेवल. मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है या इंटरमॉलिक्यूलर दो सरफेस के बीच में स्पेसिंग है या इरेगुलरिटीज है, उसकी बात कर रहे हैं यहां पे. तो रफ सरफेस में क्या होगा, लार्जर इरेगुलरिटीज होंगे दो सरफेस के बीच में. सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इफ द सरफेस आर रफ. ऑब्वियसली बात है, जब रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे. ठीक है, तो ये एक्चुअली जैसे हमें यहां पे नेकेड आई से क्या दिख रहा है, जो ऊपर वाले ब्लॉक के अंदर क्या दे रखा है, वो वहां पे जो दो ब्लॉक्स के सरफेस, एक बड़ा वाला लकड़ी का टुकड़ा है, दूसरा हमारे पास छोटा लकड़ी का टुकड़ा है. ठीक है, जो दो सरफेस बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो दिख रहा है हमें. ठीक है, वो हमें ऐसे हम नहीं देख, वी आर नॉट एबल टू सी द इंटरलॉकिंग through our naked eyes, but the interlocking is like that, which is shown in the below. ठीक है, in the below diagram. ठीक है बच्चों, तो so what are the types of friction?
सो अब हम फ्रिक्शन के कुछ टाइप करेंगे। तो फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन एक तो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं भाई, ऐसे खड़ा हूं तो मेरे ऊपर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स है तभी मैं यहां पे खड़ा रहा, नहीं तो मैं यहां से क्या होगा, स्लिप होगा। ठीक है, आई विल नॉट बी एबल टू स्टैंड स्टिल। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है जो किसी भी स्टिल ऑब्जेक्ट पे, स्टैटिक ऑब्जेक्ट पे, when he is still stand, ठीक है, तो वो होते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच के, तो द स्टैटिक फ्रिक्शन अराइज when a body is standing still, okay, and even if there is no on the body, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का आपके पास ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन है उसका। दूसरा होता है हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं बॉडी को रोल कर रहा हूं। ठीक है, अब ये रोल होते हुए गया आगे, जब ये मोशन के अंदर हो रहा है बॉडी इसके ऊपर, तो उस टाइम पे स्लाइड हो रही है। ठीक है, ऐसे स्लाइड, जैसे ये है, ये बॉडी है, जब ये इसके ऊपर स्लाइड हो रही है, ये सरफेस इसके ऊपर आ रही है ऐसे नीचे की तरफ, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स राइज होती है उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब मैं लगा रहा हूं, कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जब ये जो बॉडी है इसके ऊपर जो मूव करेगा, यानी ये जस्ट स्लाइड टू मूव अबाउट दिस सरफेस आएगा। ठीक है, होगा वो जब पोजीशन आ जाएगा उसको वी कॉल दैट फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है किसी दो सरफेस के बीच में, विच इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एक और चीज, तो रोलिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं? जब किसी बॉडी को हम रोल कर रहे हैं, जैसे हम सिलेंडर लाने जाते हैं, अगर हम उसको उठा नहीं पाते हैं कंधे पे, तो हम क्या करते हैं, ऐसे वी पुश इट, वी रोल इट ऑन द सडन, तो उस टाइम पे रोलिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो कम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर हम सिलेंडर को रस्सी बांध के ऐसे, ठीक है, खींचते हुए ले जाए, तो उस टाइम पे जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, अगर हम उसको रोल करते हैं, गोल गोल में घुमाते जाए उसको टायर की तरह, तो उस टाइम पे उसमें उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अब बात यह आती है कि किस केस के अंदर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर या स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर, कि कौन सा हमारे लिए इजी रहेगा, कौन सा हमारे लिए कम फोर्स खर्च करने वाला रहेगा, तो वो होगा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम उसका वैल्यू होती है, तो रोलिंग फ्रिक्शन इज बेटर देन, मतलब इट इज मिनिमम देन द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग से अगर कल को आप लोग सिलेंडर लाने जाए घर पे, तो आप लोग क्या करोगे, रोल करोगे। ठीक है, हालांकि इट इज नॉट परमिटेड बाय लॉ, बट इफ यू रोल द सिलेंडर then it will be easy to carry, it will be easy to carry it to your, okay, so sliding friction is slightly less than that of static friction, तो rolling friction is less than sliding friction। तो इन तीनों में से static, rolling, तीनों में से कौन सा सबसे कम है? सबसे कम है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन, और सबसे ज्यादा क्या इन तीनों में से स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे बच्चों। तो ये तीन हमारे पास एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन का, जैसे एक बंदा है, वो एक बॉक्स को धक्का मार रहे हैं ऐसे, तो उस टाइम पे ये हिला नहीं पा रहे उसको, तो उस टाइम पे वो स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब उसके ऊपर एप्लीकेबल है, दो सरफेस के बीच में, बिटवीन द फ्लोर सरफेस एंड द सरफेस ऑफ द बॉटम सरफेस ऑफ द बॉक्स। दूसरा है हमारे पास के ऊपर क्या हुआ है, एक कैन को, कोक के कैन को रोल कर रहे हैं, उस टाइम पे इसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तीसरा एक बच्चा है स्लाइड के ऊपर स्लाइड कर रहा है, ठीक है, वह भी स्लाइड के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो जो बच्चे के बम का और इस स्लाइड के सरफेस का जो बीच में जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन इज समटाइम्स वेरी यूजफुल, फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन इज यूजफुल फॉर मनी ऑफ अवर डेली एक्टिविटी, जैसे फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड हेल्प्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम इस ग्राउंड पे चल नहीं पाते। वी विल नॉट बी एबल टू मूव ऑन द ग्राउंड, वी विल नॉट बी एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड, रन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन है, हम इजीली चल पाते बिटवीन अवर सोल ऑफ द शूज, ओके, एंड द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। तो आमतौर पर अगर विंटर के टाइम पे हमारे यहाँ क्या होता है, जब स्लिपरी कंडीशंस होती है, जब स्लिपरी कंडीशंस में क्या होती है, एक्चुअली स्लिपरी कंडीशंस में हम जूते आमतौर पे रफ
जो सरफेस है, जूते जो रफ होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो होता है फ्रिक्शन का, ठीक है। दैट इज द यूजफुलनेस ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है, फ्रिक्शन बिटवीन इज पॉसिबल टू राइट पेन और पेंसिल ऑन ए पेपर ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द पेन और पेंसिल एंड द पेपर। लो, हम आसानी से लिख पाते हैं, किसकी वजह से? बिकॉज हमारी जो निप है और जो सरफेस ऑफ द कॉपी है ऑफ योर नोटबुक, वो क्या होता है, वो इजीली हमारे को उसके ऊपर, ठीक है, हम वी आर एबल टू राइट ऑन द पेपर। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम अपने पेन को ऐसे चलाते तो उसके ऊपर बिल्कुल लिख नहीं पाते, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, वी विल नॉट बी एबल टू राइट स्मूथली, तो स्लाइड हो जाता है इसे। तो सिमिलरली, एक तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल वाज दैट वी विल नॉट बी एबल टू मूव इफ देयर वाज नो, दूसरा वी विल नॉट बी एबल टू राइट इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन, और तीसरा ब्लैक बोर्ड के बीच में जब हम लिखते हैं तो उसमें भी फ्रिक्शन जरूरी है, और फ्रिक्शन नहीं होता तो हम ब्लैक बोर्ड पे भी नहीं लिख पाता, ठीक है। तो दूसरा, हम गाड़ी में चल रहे हैं, वी आर इन ए गाड़ी, वी आर इन ए व्हीकल, तो चल रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से वो टायर, ठीक है, जो गाड़ी का टायर है वो रफ सरफेस होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है, वो रफ सरफेस और ब्रेक के बीच में जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से गाड़ी का जो टायर है वो रोल कर पाता है। तो कभी कभार क्या होता है, सडन ब्रेक लगाने के बाद स्लाइड होते हुए आगे चला जाता है, विच इज वेरी डेंजरस, ठीक है। तो फ्रिक्शन टायर को, ठीक है, घिसाता भी है, फ्रिक्शन की वजह से घिसता भी बहुत ज्यादा है फ्रिक्शन की वजह से, तो वो हम उसका ड्रॉबैक्स के अंदर पढ़ेंगे जब ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन को हम कहते हैं एसरी एविल, ये जरूरी भी है एंड इज एन एविल, जो हमारे लिए, ठीक है, बहुत सारी बातें भी। दूसरा, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रिक्स हेल्प्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। अगर दो ब्रिक्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है, हम, ठीक है, ईंटा लगाता जाए तो वो वहां से गिर जाएगा, दैट विल बी ऑफ नो यूज, ओके। सो सिमिलरली ये सारा हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कोई बंदा लिख रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तीन बंदे चल रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है, गाड़ी सड़क पे चल रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है, और बिल्डिंग, यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू ब्रिक्स, सरफेस ऑफ द ब्रिक्स। वहां पे वी वर एबल टू होल्ड द गिलास बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, गिलास को हम यहाँ पे रख सकते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना हमने समझ लिया, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिजायरेबल, ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया, फ्रिक्शन हमारे लिए, और इट इज एन एविल। तो एविल किस पर्सपेक्टिव में है, क्योंकि हमारे जो सोल्स के शूज के जो सोल्स है वो घिसता है, बहुत ज्यादा घिसता है। अगर कोई बंदा अगर 5 से 10 किलोमीटर दूर करके ठीक है, तो वो चल के आता होगा बहुत दूर से, तो उसकी वजह से जो सोल्स और शूज के बीच में जो सोल ऑफ द शूज और सड़क के बीच में जो फ्रिक्शन की वजह से वो सोल घिसता है बहुत ज्यादा। तो कुछ लोगों को लगता होगा कि मेरे जूते क्यों ज्यादा फटते हैं, दूसरे के क्यों नहीं फटते हैं, इट इज बिकॉज यूर सोल्स ऑफ द शूज इज, ठीक है, बहुत ज्यादा घिसा हुआ है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द सोल्स ऑफ द शूज एंड बिटवीन द सरफेस ऑफ द लैंड, यस, बिकॉज ऑफ सरफेस ऑफ द सॉइल। तो दूसरा हमारे पास है टायर्स ऑफ बाइसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स वेयर नो आउट ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से वो उनका जो हालत है वो बहुत खस्ता हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से टायर के ऊपर चढ़ाना पड़ता है। टायर को चढ़ाने के लिए जो वो किसी मैकेनिक के पास जाके टायर्स को ये करता है, ठीक है, ठीक करता है, उसके ऊपर चढ़ाता है ताकि फ्रिक्शन को ज्यादा से ज्यादा बरकरार रखें। दूसरा, स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस एंड फुट ओवर ब्रिज इन रेलवे स्टेशन वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से जो फुट ओवर ब्रिज का जो रेलवे के क्योंकि चलते हैं उसके ऊपर, तो वो जो स्टेयरकेस है वो भी बहुत ज्यादा घिसा रहता है, ठीक है। तो नाइफ्स एंड रेजर्स लॉस देयर शार्पनेस एज ड्यू टू फ्रिक्शन लॉ, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से जो नाइफ्स है, जो चाकू है और जो ब्लेड्स है, उनके जो एजेस भी वो भी आते हैं, ठीक है। तो ये एक एविल है, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। उसके अलावा फ्रिक्शन की वजह से नॉइस पोल्यूशन ज्यादा होती है, विच इज नॉट स्लाइड,
ठीक है। तो नॉइस पोल्यूशन भी, फ्रिक्शन अगर हम कम करेंगे, ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन भी ऑब्वियसली बात है कम होगा। तो दिस इज व्हाट यू हैव। तो ये जैसे मैंने बोल दिया कि फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से टायर ज्यादा से ज्यादा घिसा हुआ है। दूसरा नाइफ्स, जब नाइफ्स की बात करें तो नाइफ्स ब्लेंड हो जाते हैं। दूसरा हमारा जो वो भी फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से, घिसने की वजह से, तो वो हमारे लिए एक एविल का काम। जैसे जो हमारे स्टेयरकेस दिख रहा है तो वो थोड़ा चमकीला हुआ है, ठीक है, बिकॉज ऑफ, ठीक है, या वो घिसा हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फ्रिक्शन between the surface of the stair and the people shoes which the walking is using while walking on the staircase. Okay, तो फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कैसे करेंगे? सो फ्रिक्शन अगर how we will be able to increase the friction between the two surfaces. The soles of the shoes are glued to have a better grip on the floor. जो soles of the shoes को हम क्या करते हैं, उसको चढ़ा देते हैं ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो और we are able to easily walk on the surface. दूसरा, टायर्स के, ठीक है, ऊपर चढ़ाई करते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और फ्रिक्शन को हम पॉसिबली कम कर देते हैं, सॉरी ज्यादा कर देते हैं ताकि वो टायर इजीली उसके ऊपर रोल कर पाए। दूसरा, द ब्रेक पैड्स ऑफ द व्हीकल्स आर रफ, द ब्रेक और अप्लाइड लो। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, रफ सरफेस अप्लाई करते हैं ताकि ब्रेक इजीली अप्लाई हो। जो जिमनास्ट होते हैं, अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन द हैंड फॉर अ बेटर ग्रिप। क्या करते हैं वो लोग, एक ब्यामा जैसा, एक सेंट जैसा सब्सटेंस अपने हाथों में ऐसे लगाते हैं, फिर उसको लिफ्ट करने में इजी होती है ऐसे, ठीक है, तो वो लिफ्ट, नहीं तो हाथों से वो जो जिमनास्ट है उसके हाथों से जो डंबल है, जो हैवी डंबल, जो वेट होता है वो उनके हाथों से, ठीक है, ग्रिप सही से नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये सारा है, देखो, तो एक इसके ऊपर चढ़ाई हुई है, देखो आप देख रहे होंगे उसके अंदर, ठीक है, इस पिक्चर के अंदर एक तो सोल्स ऑफ द शूज को हमने चढ़ाया है ताकि ग्रिप इजीली वॉक ऑन द सरफेस। तो आमतौर पे जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो हमारे पास हॉकी प्लेयर्स होते हैं या फुटबॉलर्स होते हैं, उनके शूज के अंदर ऐसे हम नोकीले कुछ सोल्स लगाते हैं ताकि वो राइड नहीं कर पाए, क्योंकि उनको भागना पड़ता है ना, ठीक है, तो इसलिए। दूसरा, टायर के ऊपर हम चढ़ाते हैं तो आमतौर पे हम लोग ब्रिज स्टोन का टायर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका जो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो जिमनास्ट क्या करते हैं, अपने हाथों में कुछ सैंडी सब्सटेंस करते हैं ताकि वो इजीली उसको उठा के ग्रिप कर पाए, ठीक है। तो कभी कभार हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, स्मूथनेस के लिए ल्यूब्रिकेंट्स लगाते हैं, ठीक है। तो क्या लगाते हैं, हम अपने हाथों में लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, और आमतौर पे जब हम लोग कैरम खेल रहे हैं उस टाइम पे कुछ टाल्कम पाउडर हैं ताकि वो इजीली ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल वहां पे फ्रिक्शन को कम कर सके। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है रोल और व्हील्स, ठीक है, यूजिंग रोलर्स और व्हील्स। तो अगर हम, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया आप लोगों को, अगर हम सिलेंडर को ऐसे खींचते हुए ले जाए तो मुशक्कत या मेहनत करना पड़ेगा, हमको ज्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा, हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर हम उसको रोल करेंगे तो उसमें हमें कम फ्रिक्शन होगा और कम से कम हमारा एनर्जी वेस्ट होगा उसमें। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है बियरिंग बॉल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूं, बियरिंग बॉल्स कैसे कम कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो टायर के बीच के अंदर जो एक्सल होते हैं, एक्सल और जो व्हील के बीच में हम लोग मटर का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग मटर कहते हैं उसको, इतने छोटे छोटे क्या होते हैं बॉल्स, वो इस्तेमाल करने से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है और जो व्हील है एक्सल के ऊपर इजीली और रोटेट कर पाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, वी स्प्रिंकल ऑन कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन लो। तो कैरम खेलते वक्त हम क्या करते हैं, कुछ पाउडर छिड़काते हैं ताकि उससे फ्रिक्शन कम हो। दूसरा, हम क्या लगाते हैं, ऑयल लगा और ग्रीस लगाने के बाद भी मशीन्स की फ्रिक्शन को हम कम करके उसके अंदर नॉइस पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। आमतौर पे क्या होता है, कोई मशीन ज्यादा नॉइस निकलती है, रगड़ ज्यादा खाने की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, विच इज एनोइंग, ठीक है। तो रोलर्स आर यूज्ड इन लगेज बैग्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो रोलर्स हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हमारा एक बैग होगा बहुत भारी होगा, अगर हम उसको ऐसे, ठीक है,
खींचते हुए ले जाए तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये उसके दो सरफेस के बीच में, बॉटम वाला सरफेस के बीच में हम टायर लगा देंगे, इतने छोटे छोटे टायर्स लगाएं तो उससे फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, फ्रिक्शन कम होने की वजह से हम अपने जो कैरी बैग को या लगेज को इजीली ले जा पाते हैं। ठीक है, तो बियरिंग बॉल्स आर यूज्ड इन सीलिंग फैन टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो बियरिंग बॉल्स वही मटर का इस्तेमाल करते हैं हम किसके अंदर, ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को इस एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है, इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल दिया जैसे बियरिंग बॉल्स है, जब फ्रिक्शन नहीं होता है, जब बियरिंग बॉल्स का इस्तेमाल नहीं होगा तो उस टाइम पे ज्यादा नॉइज ये प्रोड्यूस करेगा और ज्यादा मुशक्कत करना पड़ेगी इस एक्सेल को रोटेट करने के लिए। लेकिन जब हमने बियरिंग बॉल्स का इस्तेमाल किया, वहां पे नेक्स्ट जो पिक्चर है उसके अंदर दिखा गया है, तो उसमें हम इजीली उस एक्सेल को उस बियरिंग बॉल्स के ऊपर घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है जैसे हम कहाँ पे फ्रिक्शन को कम करते हैं। एक तो हमने क्या लगाया, लगेज के नीचे हमने टायर लगाया, उसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। उसके अलावा कैरम बोर्ड खेलते वक्त हम टाल्कम बोर्ड सॉफ्टनेस आ जाते हैं उससे, ठीक है, तो उसकी वजह से वो जो सरफेस है स्मूथ हो जाता है, स्मूथनेस की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है और जो गोटियां हैं वो इजीली हम चला पाते हैं कैरम के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन? फ्लूइड इज किसको कहेंगे आमतौर पे, फ्लूइड इज रिलेटेड टू सम लिक्विड सब्सटेंस। तो हम एयर को भी एक फ्लूइड मान सकते हैं। तो जो फ्रिक्शन किसी फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर, जब हम तैर रहे होते हैं किसी फ्लूइड के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर, उस टाइम पे फ्लूइड का जो फ्रिक्शन है वो एप्लीकेबल होता है। आमतौर पे जब हम लिक्विड के अंदर, जब किसी मूविंग सब्सटेंस को अपने अंदर जाने नहीं देते, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। जो उसकी स्पीड को कम कर देते हैं वो फ्रिक्शन इज ऑलवेज एन अपोजिंग फोर्स। तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो भी किसी बंदे की जो फोर्स ऑफ मूविंग को कम कर देता है। नेचर ऑफ द फ्लूइड अगर जितना गाढ़ा होता है उतना जो फ्लूइड का जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, वो ज्यादा होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन कम कैसे करेंगे, उसकी कम होगी। जैसे हनी की बात करें, विच इज हाईली विस्कस, तो हनी के अंदर जो फ्रिक्शन है दैट इज हाई देन देट इन वाटर की विस्कोसिटी कम है आइडियली देखा जाए तो। ठीक है, तो आइडियली देखा जाए तो हम कहते हैं कि वाटर के अंदर जो विस्कोसिटी कम होने की वजह से अंदर फ्लूइड फ्रिक्शन भी कम होता है। तो बर्ड्स की जो स्ट्रीमलाइनेड मोशन है which they are able to move in the air, उसकी स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर है, और जो जितने मछलियां हैं